इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आईक्यू को इंक्रीज करने के लिए बैलेंसिंग का कौन सा तरीका इस लेवल में आपको सीखना चाहिए और वो कौन सा तरीका होगा जिसे आप अपने पॉकेट पे लाइफ लाइन के तौर पे रखोगे। यही सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलरेडी थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। ये बात बिल्कुल सच है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड किसी और वीडियो को फिर आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजों को काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में हम देखने और समझने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे पास एक असाइनमेंट है जिसमें काफी सारे केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई है। इन सारे इक्वेशंस को हम कवर कर लेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस को बना पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज बताऊंगा। सबसे पहले, अपने आईक्यू को इंक्रीज करने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ ही जाना चाहिए। आफ्टर दैट, ट्रिक के तौर पे डेफिनेटली हम ABCD मेथड की बात करेंगे। वो क्या है, अगर आप जानते हो तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं जानते हो तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन मैं ये बता दूं, ABCD मेथड से पहले आपको हिट एंड ट्रायल मेथड को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। देखो, जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आई मीन टू से दैट इन सारे इक्वेशंस को जब आप बैलेंस करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आईक्यू को भी इंक्रीज कर पाओगे। तो अब चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि बैलेंसिंग सीखने से पहले आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। देखो, एक बहुत ही छोटी सी बात है, ये है H2O। आप सब जानते हो ये वाटर का फॉर्मूला है। इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये तो आप जानते हो। अगर मैं यहां 3 लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, यहां टोटल 3 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर की, जिसमें 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है और 3 1 जा 3 यानी कि 3 ऑक्सीजन है। ये चीज बहुत ही ज्यादा आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, CaCO3। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप सब कुछ समझ जाओगे, और जो ये जानते हो वो वीडियो थोड़ा स्किप करके देख सकते हो, बट देख लो, फायदे में रहोगे। देखो, ये क्या है, CaCO3। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, एक है कैल्शियम, उसके बाद है कार्बन, आफ्टर दैट ऑक्सीजन। इस मॉलिक्यूल में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसमें जो कैल्शियम की एटम है वो नंबर वाइज 1 है, कार्बन भी 1 है और ऑक्सीजन 3 है। अगर मैं यहां 1 0 10 लिख दूं, इसका मतलब क्या, इस मॉलिक्यूल में अब देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है, ये तो ठीक है, और यहां क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट की 10 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये भी ठीक है। बट सवाल ये है, ये जो 10 मॉलिक्यूल्स है कैल्शियम कार्बोनेट की, इसमें कैल्शियम की जो एटम है वो कितनी है, तो ये होगा 10। सिमिलरली कार्बन की जो एटम है वो कितनी होगी, वो भी 10, और ऑक्सीजन की जो एटम होगी वो 10 3 जा 30। बस ये चीज आपको आना चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि मैंने फिर से लिखा H2O और मैं यहां लिख देता हूं A। अब मुझे बताओ, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की कितनी एटम है, तो ये होगा A इंटू 2 या 2 इंटू A, तो 2A इतना क्या है, हाइड्रोजन का एटम, और ऑक्सीजन की एटम A इंटू 1 इज इक्वल टू A, ये होगा ऑक्सीजन का एटम। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ऑलरेडी क्लास 9 में आपने स्टडी किया है, आपको ये मालूम होना ही चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है उसे देखो। सबसे बेसिक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, H2 plus O2 gives H2O। ये आप सब जानते हो। अगर आप में से कोई इस चीज को अभी नोट करने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा मत करो, मैं हाई क्वालिटी में इसी वीडियो में आगे इस चीज को दे दूंगा, तब आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस चीज को लिख लेना। नो डाउट अभी ये धुंधली सी नजर आ रही होगी, तो लिखने की कोशिश अभी मत कीजिएगा, आगे आप कर लेना। ओके, एनीहाउ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये बता रहा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन होता है तो ये वाटर H2O बना सकता है, राइट। बना सकता है मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऐसे ही आप कहीं से हाइड्रोजन को ले लोगे और चलो यहां से आपने ऑक्सीजन ले लिया, अभी एयर में ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, अगर इस दोनों को ला करके अगर ऐसे मिला दोगे तो क्या ये वाटर बन जाएगा,
नहीं, ये इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए पूरा प्रोसेस होगा और हर केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन के पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे आपको स्टडी करना होता है। और यहां या किताबों में जो भी प्रोसेस लिखी हुई होती है ये काफी आधी अधूरी सी लिखी हुई होती है। आपने अगर लेसन पढ़ रखा है तो वहां ये चीज आपने स्टडी किया होगा, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इसका मतलब यह है कि ये सारे केमिकल इक्वेशंस काफी बेसिक फॉर्म में दी हुई है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस जो मैंने अभी समझाया कि यूं ही अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिला दोगे तो वो पानी बनेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। राइट? वेल, तो मैं बता क्या रहा था, इस चीज को फिर से देखो। तो जैसा कि अब आप देख चुके हो H2 plus O2 gives H2O। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बैलेंसिंग, जब हम कभी किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो यहां दो सवाल पैदा होता है कि बैलेंस हम क्यों करते हैं, और जब कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली टारगेट हमारा क्या होता है। ये दो चीज जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला सवाल है कि हम बैलेंस करते ही क्यों है किसी केमिकल इक्वेशन को। पहले ये बता दो, ये तो काफी इजी है, इसे बैलेंस कैसे करोगे तो आपको मालूम है। चलिए मैं बता दूं, आप यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो ये केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बट सवाल फिर से वही है कि आखिर हम बैलेंस करते ही क्यों हैं। तो जवाब सीधा है, जिसे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, लेकिन मैंने बताया कि मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। तो आंसर ये है, जस्ट टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। राइट? अब सवाल है, जब बैलेंस करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या होता है, हमारी कोशिशें क्या होती है। तो हम ट्राई ये करते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उसे हम इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। देखो, जब मैंने इसे बैलेंस नहीं किया था, यानी कि ये जो मैंने रेड से 2 लिखा है, इसे अगर भूल जाओ तो ये H2 plus O2 is equal to या गिब्स H2O लिखा हुआ था। तो आप देख सकते हो इस तरफ क्या था, सिर्फ एक ऑक्सीजन का एटम था, और इस तरफ आप देख सकते हो 2 ऑक्सीजन का एटम था। और अगर बिना बैलेंस किए कभी अगर इस इक्वेशन को हम लिख दें तो इससे यह साबित होता है कि ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन एक जो ऑक्सीजन का एटम है वो डिस्ट्रॉय हो गया, जो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इम्पॉसिबल है। बस इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो आई होप दोनों ही सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। पहला सवाल यह था कि हम बैलेंस क्यों करते हैं, और दूसरा सवाल था बैलेंस करने के बाद या करने वक्त हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है। तो चलो फिर आगे बहुत सारे इक्वेशंस को लेकर के सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं, और उसके बाद आगे मैं लाइफलाइन के तौर पे आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो मेरे सामने देखो सेकंड इक्वेशन ये है, Na, that is sodium, you know very well, plus O2 for oxygen gives Na2O। अब देखो इसे आप बैलेंस कैसे करोगे। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता दूं कि जब मैं इसको हाई डेफिनेशन क्वालिटी में डिस्प्ले करूंगा तो उसके बाद इसे आप कॉपी डाउन कर लेना। कॉपी डाउन करने के बाद ऐसे ही आप किसी पेपर में लिख लेना, और लिखने के बाद 20-30 यूनिट्स आप जेरोक्स करवा लेना। राइट? जैसे आप देख रहे हो ये सारे एक ही चीज है, तो आप 20 से 30 यूनिट्स जेरोक्स करवा लेना। इसके बाद टाइम टू टाइम इसे प्रैक्टिस करते रहना। इसी पेपर में आप कर लेना कि कैसे होगा, 2, 3, 5, 7 जो भी होगा उसे आप लिख लेना। हाफ ईयरली दे रहे हो, फाइनल दे रहे हो, जब भी आपको मौका मिले आप एक एक पेपर सॉल्व करते ही जाना। और बिगनिंग में, यानी कि अभी अगर आप सीख रहे हो तो अभी 5-6 पेपर एक बार आप सॉल्व कर लेना। ठीक है? ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अब आप इसे कैसे बैलेंस करोगे ये समझो। ऑब्वियसली काफी आसान है, जो थोड़ी बहुत ऑलरेडी बैलेंसिंग जानते हैं वो तो समझ ही चुके होंगे, लेकिन जो अभी थोड़े नए हैं उसको मैं थोड़े डिटेल में बता दूं। देखो, आप देख सकते हो ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखो सोडियम की 2 एटम्स हैं और रिएक्टेंट में सिर्फ एक है, तो आपको क्या करना होगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप देख सकते हो सोडियम यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, सही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है ऑक्सीजन को लेकर के। देखो, क्या ऑक्सीजन यहां 2 है? नहीं, यहां ऑक्सीजन की जो एटम्स हैं
वो सिर्फ और सिर्फ एक है और यहां दो। इसलिए ये जो मैंने बैलेंस किया ये बिल्कुल गलत है। यही है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी आईक्यू लेवल इंक्रीज होता जाएगा और फिर काफी स्पीडली फास्टली आप आंसर कर पाओगे। तो अब खुद से देखो, यहां कोई और ट्रिक फिलहाल आपको यूज नहीं करना है। इस कंसेप्ट को बताने के बाद मैं खुद एक ट्रिक दे दूंगा, बट वो लाइफलाइन के तौर पे आप यूज करोगे। लेकिन अभी आपको अपना आईक्यू इंक्रीज करना ही होगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो आप चलो इसे डिलीट कर दो फिलहाल के लिए। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को इक्वल बनाना होगा, तो इसके लिए आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देख सकते हो रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी 2 1 जा 2 ऑक्सीजन है, राइट। एट द सेम टाइम आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो प्रोडक्ट में Na सोडियम कितना है 2 2 जा 4 और यहां सिर्फ 1, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और आप देख सकते हो ये केमिकल इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना होगा और ऐसा करने का ही आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने ये रहे, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। नो डाउट बिगिनिंग में सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, आगे जैसे आप जाओगे तो थोड़े इसके लेंथ लंबे हो जाएंगे और इसके बाद लेवल ऑफ डिफिकल्टीज भी थोड़े से बढ़ जाएंगे, बट कोई बात नहीं, आप आराम से कर लोगे। अब बताओ इसे आप कैसे बैलेंस करोगे। देखो काफी आसान है, आप स्पीड अपना बढ़ा सकते हो। आप देख सकते हो 2 हाइड्रो ऑक्सीजन है तो यहां भी 2 करने के लिए आपको ऐसे करना होगा, बट आप देख सकते हो Mg क्या होगा, डिस्टर्ब हो गया तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये बैलेंस्ड है, 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO, राइट। अब चलिए थर्ड एग्जाम्पल भी लेते हैं। ये है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। इन दोनों को सुटेबल कंडीशन में जब रिएक्ट करवाओगे तो ये देगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसे आप कैसे बैलेंस करोगे ये मुझे बताओ। आप देख सकते हो ऑक्सीजन यहां 3 है, ऑक्सीजन यहां भी 3 है, कार्बन यहां 1, इस तरफ भी 1, कैल्शियम 1 और 1, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो अच्छी बात थी हमारे लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ki प्लस H2O2 गिव्स, ये क्या दे रहा है देखो, KOH प्लस I2। इसे कैसे बनाओगे आप, बहुत ही सिंपल है। चलो मैं बताता हूं। अब क्या करोगे इसके लिए, हाइड्रोजन को देखो। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और यहां सिर्फ 1, अब 2 कर दो। देखो आप पहले हाइड्रोजन को देखोगे या ऑक्सीजन को देखोगे, ये मेरे हिसाब से आपको नहीं करना है। आप अपने ब्रेन से पूछो, आप भी एक जीनियस हो, आपके ब्रेन के पास भी इतनी आईक्यू है कि आप खुद धीरे धीरे समझ सकते हो। मैं अगर आपको सारी बातें बता दूंगा ऐसे करो वैसे करो तो आप वेल ट्रेंड कहलाओगे, आपको वेल एजुकेटेड होना है। तो ऐसा करने के लिए आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, मेरे सहारे आपको नहीं चलना है। मैं बस आपको समझा रहा हूं, बाकी आपके पास इतना ब्रेन है जो ये खुद डिसाइड कर सकता है कि इससे और बेहतर क्या हो सकता है। एनीहाउ तो चलिए आगे हम कैरी करते हैं इस चीज को। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन 2 है और यहां भी 2, बैलेंस्ड है, ये अच्छी बात है। ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है, 2, और देखो ऑक्सीजन यहां भी 2, ये काफी अच्छी बात है। बट देख सकते हो आप के 1 और 1 प्रॉब्लम हो गया, एट द सेम टाइम आई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो मुझे ये बताओ, क्या 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं, क्या यहां कर दूं, या आपको ये लगता है मुझे यहां मल्टीप्लाई करना चाहिए। जरा खुद से सोचो, खुद से सोचो, आपको बात समझ में आ जाएगी। आप यहां देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मुझे उम्मीद है आपने भी यही सोचा होगा। अब देखो जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब बहुत ही इजीली रैंडम वेरिफिकेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के देखो यहां के कितना है, 2, इस तरफ देखो आप क्या है, 2। आई के बारे में क्या ख्याल है, आयोडीन के बारे में 2 × 1 2, इस तरफ भी 2, वेरी गुड। हाइड्रोजन के बारे में क्या ख्याल है, 2, इधर भी 2। ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है, 2, यहां भी 2। बस काम हो गया। इस तरीके से आपने बैलेंस किया इस इक्वेशन को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये लेता हूं, देखिए क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है और ये मैंने लिखा H2O2 और ये क्या दे रहा है, HCl। आपको मालूम है ये एक एसिड है और ये है O2। अब इसे आप कैसे
बैलेंस करोगे। क्या कर सकते हो आप? सबसे पहले आप देखो क्लोरीन की यहां दो एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल जिसके पास दो एटम है, ठीक है। तो यहां आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, अब चलो क्लोरीन तो सॉल्व हो गया। हाइड्रोजन के बारे में क्या ख्याल है? हाइड्रोजन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, H2, और यहां भी देखो दो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो तो ठीक है, बस काम तो हो गया। सारी चीज को देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल है। इस तरीके से आपने इसे भी बैलेंस किया और समझो आपका काम हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे इसे लेते हैं। यह है Fe और इसको आपने रिएक्ट करवाया H2O के साथ और ये आपको एज अ प्रोडक्ट दिया Fe3O4 प्लस H2। कैसे करोगे बैलेंस इसे? देखो अब थोड़ा सा मैं इसमें और इंप्रूवमेंट लाता हूं, थोड़ा सा आइडिया और जोड़ देता हूं। जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होगा या फिर जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उससे आप शुरुआत कर सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं, बट आप उससे शुरुआत कर सकते हो, बल्कि ये चीज आपको खुद धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मैं शुरुआत यहां से करता हूं। देखो थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा इसे बैलेंस कैसे करना है। मुझे देखो मालूम है, आप यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 4 लिख दो और यहाँ 4 लिख दो, ये बैलेंस हो जाएगा। ये धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप अगर बिगनर हो तो ऐसे धीरे धीरे कोशिश कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी आपको रटना नहीं है, सब चीज आपको धीरे धीरे समझना है। अब देखो ऑक्सीजन के साथ आप ट्राई कर सकते हो। एनसीईआरटी में जो स्टेप्स लिखी हुई है ना, उसमें भी ये बात लिखी हुई है, बट ऐसा नहीं है आप उसी को फॉलो करो। अब जो चाहो जैसे चाहो वैसे फॉलो करो। और मैंने बताया ना, एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा। और जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करने का तरीका बताया, मैंने क्या बताया, जब मैं ये डिस्प्ले करूंगा तो उस समय इसको केयरफुली नोट डाउन कर लेना और 30-40 यूनिट्स आप क्या करोगे, प्रिंट आउट कर लोगे और बिगनिंग में उसे 5-6 बार या 5-6 सीट बना लोगे। उसके बाद टाइम टू टाइम आप बनाते रहोगे। सबसे बेस्ट पॉलिसी ये होने वाला है और ऐसा करके ही आप अपने आईक्यू को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर पाओगे। बाकी मैं कुछ भी बोलूंगा, ये ट्रिक है वो ट्रिक है, सुनने में नो डाउट अच्छा लगेगा आपको, बट फायदा कुछ होने वाला नहीं है। एनीवे, कम बैक। तो सबसे पहले आप देखो ऑक्सीजन को आप इक्वेट करो या सेम करो। ये एज यू नो प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो ये 4 है। अब 4 करने के लिए क्या करना होगा, ऑब्वियसली मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देख सकते हो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जो है वो इक्वल हो गया है, ठीक है। तो ये 4 और ये भी 4। अब आयरन के बारे में देखो तो क्या ख्याल है। Fe जो है यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो कर देते हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो सब कुछ ठीक है या कुछ प्रॉब्लम है? आप देख सकते हो Fe आयरन, ओके ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ क्या है देखो तो 4 2 8 और यहां सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो इसे 8 करने के लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो अब हाइड्रोजन भी देखो सेम हो गया, ऑक्सीजन बिल्कुल सेम हो गया। अगर आपको ऐसे जस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे करके कर सकते हो। आप लिख लो Fe आयरन लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, यही 3 चीज तो है। ओके, अब देखो आयरन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल है क्या, बताओ। रिएक्टेंट में कितना है 3, प्रोडक्ट में 3, तो ओके। अब बताओ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4 2 8, प्रोडक्ट में 4 2 8। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है देखो 4 1 4 और प्रोडक्ट में कितना है देखो 4 1 या 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 ही है, तो 4 1 4। इस तरीके से ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बात समझ में आ गई? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। थोड़ा सा जंप कर लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन अगर आपको नजर आ रहा है तो देखो थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फिलहाल आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, ऐसे में ये बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो ये लेवल वाइज मैंने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 से 21 तक ये लेवल 1 में मैंने इसको रखा है। उसके बाद लेवल 2 एलओडी मैंने लिख रखा है, लेवल 2, ये लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 22 से 29 तक मैंने रखा है। आफ्टर दैट जो 30 है ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो लेवल 3 में है, और लेवल 3 में मैंने क्यों रखा ये बताऊंगा आगे। यानी हो सकता है इसमें से लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस आपको लेवल 1 के लगे, और ऐसा भी हो सकता है लेवल 1 का ही कुछ क्वेश्चन आपको लेवल 2 के लगे, बट कोई बात नहीं, मैंने ये ऑन एन एवरेज लिख रखा है। तो यानी आप क्वेश्चन नंबर 17 देखो मैं लिखता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, या फिर इक्वेशन नंबर 17 क्या है, H2SO4, ठीक है, प्लस HI, ये दोनों रिएक्ट करके आपको क्या दे रहा है देखो, ये देगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड
प्लस ये है I2 आयोडीन के लिए यूनो, और इसके बाद आपको मिल जाएगा H2O। इसे कैसे बैलेंस करोगे ये देखो, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से, ये देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, आप ऐसे मॉलिक्यूल से शुरुआत कर सकते हो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम हो, बट ये कोई फाइनल रूल नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करो। आप जब काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो एज आई टोल्ड यू कि आप देखने के बाद इंस्टेंटली आंसर कर पाओगे। तो फिर देखो मैं कैसे इसे बना रहा हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से और देखता हूं ऑक्सीजन कितना है, तो पूरे रिएक्टेंट में ही बल्कि मैं चेक कर लेता हूं। ऑक्सीजन देखो तो कितना है, 4 है, राइट, ये 4 है ना, और यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 4 सा 4 होता है। और इस तरफ देखो कितना है, यहाँ 2 है, आप ये समझ पा रहे हो ना, ये देखो 2 है, और यहाँ क्या है, सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो 2 + 1 3, और आपको करना था 4। तो इंस्टेंटली आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप देख सकते हो, अब रिएक्टेंट में तो ऑब्वियसली 4 ऑक्सीजन थे, और प्रोडक्ट में देखो कितना हो गया, 2, और 2 1 2, 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस तरीके से आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के बारे में क्या ख्याल है, देखो इस तरफ टोटल कितने हाइड्रोजन है, 2 + 1 3, रिएक्टेंट में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट में आप देख सकते हो 2 2 = 4। अब इस तरफ आपको 4 करना होगा, 4 करने के लिए ऑब्वियसली यहां आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो क्या करना होगा आपको, क्या आपको ये बात समझ में आई, आपको यहां मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप देख सकते हो रिएक्टेंट में टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स, और प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हो 2 2 = 4। इस तरीके से आपने ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन को भी इक्वेट किया। अब देखो सल्फर, S जो है इधर 1 है, यहां भी 1 है, वेल एंड गुड। आयोडीन के बारे में क्या ख्याल है, रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में 2। इस तरीके से इस इक्वेशन को भी आपने बैलेंस किया। अब हम थोड़ा सा और आगे जाकर के लेवल 2 से एक क्वेश्चन को लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 23। देखो मैं लिख देता हूं, ऑब्वियसली यहां छोटे छोटे आपको नजर आ रहे होंगे, तो मैं लिख देता हूं। ये है कार्बन C है प्लस HNO3, गिब्स रिएक्ट आपने करवाया, ये आपको देगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड NO2, और साथ में मिलेगा H2O, राइट, यू नो वेरी वेल। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। ओके, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि बॉक्स वगैरह करना है तो इट्स ओके, आप बिल्कुल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और बॉक्स करने के लिए इसलिए बताया जाता है कि आप बैलेंस करने के चक्कर में 2 से, जैसे कि यहां आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहां 2 नहीं डाल सकते हो, यहां 1 या 7 कुछ और नहीं लिख सकते हो, राइट। जो भी करना है आपको फ्रंट में ही करना है, ओके, फ्रंट में ही करने की आपको इजाजत है। इसका भी एक वजह है, जिसे आप 9th क्लास में ही पढ़ रखा होगा। वजह मैं चलिए बता देता हूं। H2O पानी की फॉर्मूला होती है ये। अब अगर कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में H2O2 लिख देता है तो ये पानी है ही नहीं, ये कुछ और है, राइट। ओके, चलिए बैक हो जाइए इसमें। अब देखो ये कैसे इसे करोगे, ये थोड़ा सा टफ है बट ऐसा कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो, कुछ टफ नहीं लगने वाला है आपको। देखो इसमें से सबसे बड़ा मुझे ऐसे तो ये नजर आ रहा है, तो मैं शुरुआत यहीं से कर लेता हूं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, बट चलिए मैं यहीं से शुरू करता हूं। अब देखो यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, मैं ऑक्सीजन लेता हूं, ठीक है, ऑक्सीजन 3 है, यहां देखो तो 2 + 2 4, और यहां सिर्फ एक 5, टोटल 5 है। तो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसको किसी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि मैं ऐसा करता हूं, पहले मैं ये सोच रहा हूं, चलिए थोड़े आपके लेवल में आकर के सोचता हूं, तो मैं ऐसे सोचूंगा कि ये 2 और 2 4 हो गए। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दूं हाइड्रोजन को, देखो ना यहाँ 2 है और ये 2 4 हो गए ना, जैसे यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो टोटल प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे 6। और अगर यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 = 6। पहले मैं ऐसे ही सोचूंगा, और ऐसा सोचते ही मैं ये कर भी सकता हूं, तो चलो मैं कर लेता हूं। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और अब यहां 2 से मल्टीप्लाई मैं करने वाला ही था कि मेरे ध्यान में ये आया कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन इक्वल नहीं हो पाएगा। देखो ना, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आप सोचो मैंने यहां 2 से लिखा, जैसे ही 2 मैं लिखूंगा यहां, तो हाइड्रोजन चलिए यहां 2 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए अब मेरी मजबूरी है कि मुझे यहां 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट एट द सेम टाइम जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया होगा,
राइट। हाइड्रोजन चलिए बैलेंस्ड है अब, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में क्या है, ये अनबैलेंस्ड हो गया होगा। देख सकते हो आप ऑक्सीजन कितना है यहाँ 4 3 12 और यहाँ तो आप जानते ही हो टोटल 6 है। ओके, तो इस 6 को यहां जो टोटल 6 ऑक्सीजन है और यहां जो टोटल 12 है, इस 6 को आप 12 कैसे बनाओगे? देखो कैसे बनाओगे। इन दोनों को अगर देखोगे तो टोटल कितने हैं 4 है। अब आपको और 8 चाहिए, तो इससे आप 8 बना लो। आप बोलोगे इससे भी तो आप 8 बना सकते हो, लेकिन नहीं, अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो बिना मतलब का ये कार्बन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि मैं कुछ इसमें मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मैं कार्बन को सेफ रखना चाहता हूं। राइट, ये बात समझ आ रही है ना? तो ऐसा करने के लिए अब मैं क्या करूं? तो मैं ऐसा करता हूं, अब देख सकते हो ऑक्सीजन कितना है, इस दोनों को मिलाकर के बताना मुझे, इस दोनों को मिलाकर के बताना। टोटल 4 है। ओके, और इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं 12 है। तो अगर मैं इसे 8 कर दूं तो 8 प्लस 4 कितना 12 हो जाएगा। तो 8 करने के लिए मुझे यहां 4 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। जैसे ही मैं यहां 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, आप देख सकते हो अब हाइड्रोजन टोटल रिएक्टेंट में कितना है 4 और प्रोडक्ट में भी 4 है। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन रिएक्टेंट में टोटल कितना है 4 3 12 और प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हो 2 8 और 2, ये टोटल कितना हो गया 12। और एट द सेम टाइम कार्बन 1 और 1 सेम था। तो देखो काफी आसानी से आपने इसे सॉल्व किया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, ये लेवल 2 का था, इसलिए मैं इसको फिर से बताता हूं। देखो मैं एक बार फिर से लिखता हूं। मैंने लिखा कार्बन, मैंने लिखा HNO3, ये गिब्स, क्या लिखा मैंने CO2 प्लस NO2 प्लस H2O। आप इंस्टेंटली इसको बनाओगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपकी जो इनर ब्रेन है, आपकी जो IQ है, वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा और एक समय आएगा जब देखते ही इंस्टेंटली आप बना दोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने ऑलरेडी पहले से ही कोई ट्रिक सीख रखा है, खास करके ABCD वाला, उस मेथड से जब इसको बनाओगे तो मुझे आप खुद ही ये बताओ कि मैं इंस्टेंटली देख करके इसको आंसर कर रहा हूं और आप पूरा ABCD EFGH जितने भी है कंसीडर करके बना रहे हो, तो बताओ समय कौन ज्यादा लेगा? ऑब्वियसली आप ज्यादा लोगे और मैं कम लूंगा, और एज वेल एज आपकी IQ लेवल भी इंक्रीज नहीं होगी। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूं वो करो। थोड़ा सा बिगनिंग में आपको मेहनत करना होगा, और यहां आप अगर समय देते हो तो सिर्फ आप बैलेंसिंग नहीं सीखते हो, एज यू नो, एक बार अगर IQ इंक्रीज हो जाए तो आप हर फील्ड में बेहतर कर पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से पहले प्रैक्टिस करो। तो एनी हाउ, आई होप कि आप समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाहता हूं, और ये बोलना काफी इंपॉर्टेंट है, बस इसलिए मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं। तो चलिए कम बैक। अब देखो, मैं ये देख रहा हूं कि रिएक्टेंट में टोटल 3 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में टोटल 5 2 2 1, ये 5 है। तो कॉमन सेंस यूज करके मुझे काफी आसानी से ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इसे 6 कर दूं 2 मल्टीप्लाई करके और यहां भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऑक्सीजन एटलीस्ट इक्वल हो जाएगा। तो मैं ऐसा ही करता हूं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इस तरफ आप देख सकते हो टोटल 6 ऑक्सीजन है। यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां भी 2 ऑक्सीजन है, टोटल 6 ऑक्सीजन है। राइट ना? ये ऑक्सीजन के लिए मैंने लिखा, ये 20 मत समझ लेना, 2 ऑक्सीजन के लिए मैंने लिखा। इस तरफ इसी चीज को देखते हुए मैं 2 से मल्टीप्लाई करने ही वाला था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रखा है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले ही मुझे ये बात समझ में आ गई कि जैसे ही मैं 2 लिखूंगा, यहां ऑक्सीजन तो सेम हो जाएगा बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई करने का मैंने अल्टीमेटली डिसीजन लिया। तो जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो हाइड्रोजन तो इक्वेट हो गया, इधर भी 4 है, इस तरफ भी 4 है, लेकिन ऑक्सीजन इस बार डिस्टर्ब हो गया। ऑक्सीजन देखो कितना है, यहाँ 12 है। राइट, 12 क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन इस तरफ टोटल कितने हैं, 6 है। आपको ये तो बात समझ में आ गया होगा, इसे छेड़ करके फायदा नहीं है। ये जो ऑक्सीजन वाला हिस्सा है, अभी मैं ऑक्सीजन को इक्वेट करना चाहता हूं, हाइड्रोजन ऑलरेडी मैंने इक्वेट कर लिया है। अब जब मैं ऑक्सीजन को इक्वेट करूंगा तो ये तो बात आपको समझ में आ गई हो कि यहां तो हमने ऑलरेडी काम कर रखा है, तो इसे मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। राइट, अब इस दोनों में से किसी और को कुछ करके मैं 12 बनाऊंगा, टोटल को मैं 12 में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, ये 2 ये 2 ये 2। अगर मैं इस 2 को या इस 2 को
8 में कन्वर्ट कर दूं तो देखो तो 8 और 4 12 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा ना। बट अब सवाल है 8 में मैं इसे कन्वर्ट करूं या इसे कन्वर्ट करूं। तो ये सोचते ही मेरे दिमाग में ये बात आती है कि अगर मैं इसे कुछ मल्टीप्लाई करूं तो देखोगे कार्बन बिना मतलब का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फैसला ये लिया कि इस 2 ऑक्सीजन को मैं 8 में कन्वर्ट करूंगा, और ऐसा करने के लिए यू नो कि मुझे इसे 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और बस इसलिए मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, और फॉर्चुनेटली 4 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा काम हो गया। अब आप देख सकते हो ऑक्सीजन टोटल इस तरफ 12 और इस तरफ भी 12, यानी कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में टोटल 12 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन के बारे में क्या ख्याल है? देखो रिएक्टेंट में 4 और प्रोडक्ट में भी 4। इसी तरीके से अगला क्या है बताओ? कार्बन। कार्बन के बारे में क्या ख्याल है? 1 and 1। और नाइट्रोजन के बारे में क्या ख्याल है? नाइट्रोजन इस तरफ 4 और नाइट्रोजन उस तरफ भी 4। आप देख सकते हो 4 1 जा 4 नाइट्रोजन और इधर भी 4 नाइट्रोजन। तो इस तरीके से आपने बेहतर तरीके से बैलेंस किया। तो चलिए हिट एंड ट्रायल मेथड से इतना ही। ऐसे आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि हिट एंड ट्रायल मेथड के अलावा भी कुछ और मेथड्स हैं जिसके बारे में एक्चुअली आप क्लास 11th और 12th में जब जाओगे तो पढ़ोगे। बट मैं नाम आपको बता दूं, जो अभी आपने किया ये था हिट एंड ट्रायल मेथड, जो क्लास 10 के सिलेबस में है। इसके बाद आता है पार्शियल इक्वेशन मेथड। ऑब्वियसली ये इस सेशन के लिए नहीं है, ये क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। आफ्टर दैट नाम बस सुन लो, मैं लिख भी दे रहा हूं नाम, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं और इन सारे तरीके से आप सुटेबल केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। चलिए ये तो बात ठीक थी। मैंने अभी बताया कि हाउ कैन यू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन जस्ट बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। अब मैं आपको कुछ ट्रिक एज अ लाइफ लाइन देने वाला हूं कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो तो वहां आप किस ट्रिक को यूज करोगे। ओके, तो चलिए ट्रिक क्या है ये देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन लेते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा। अब इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक के जरिए से बनाता हूं। मुझे मालूम है ट्रिक का नाम सुनते ही आप लोगों को मजा आ जाता है, बट हमेशा ट्रिक के भरोसे मत रहिएगा। ओके, जो ट्रिक है उसका नाम दिया जा सकता है ABCD मेथड। मेथड नो डाउट काफी बेहतर है और ऑब्वियसली मुझे लगता है आपको काफी ज्यादा आसान भी लगेगा, बट एज पर द माई एक्सपीरियंस ये 99% केसेस में एप्लीकेबल होता है। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहां आप इस मेथड को यूज नहीं कर पाओगे, बट घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक डेडिकेटेड वीडियो है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, और क्लास 10 वाले जो बच्चे हैं उनके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप डेफिनेटली इस मेथड से भी बना सकते हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको यह लगता है कि इस मेथड से आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हो तो इस क्वेश्चन को जो अभी आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो इसे आप ट्राई करके देख सकते हो। इस क्वेश्चन को इस मेथड से बनाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं ट्रिक के भरोसे नहीं रहना है आपको। अल्टीमेटली आपको अपना IQ ही इंक्रीज करना होगा। तो चलिए ज्यादा बिना डिस्कस और किए मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक के जरिए से बनाता हूं। एज पर द ट्रिक आपको क्या करना है, अब देखो ये काफी आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है, और अगर आप क्लास 10th में हो तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से बन ही जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबके फ्रंट में ABCD लिख देना है। जैसे कि इसके फ्रंट में मैंने A लिखा, इसके फ्रंट में B, इसके फ्रंट में C, और अगर होता तो D E F इस तरीके से आप लिख लेते। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस क्या होगा इस चीज को आप देखो। आप एक बॉक्स बना लो। कैसा बॉक्स बनाना है ये आप देखो, ऐसा बॉक्स बना लो। ठीक है, इसमें आप लिखोगे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स इसमें इस केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व है सबके नाम लिखोगे। तो यहां दो ही एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। 3 होता तो आप 3 लिख लेते। ठीक है, ये होगा R फॉर रिएक्टेंट और ये P फॉर प्रोडक्ट। अब आपको बस इतना बताना है कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की नंबर कितनी है बताओ। तो 2A जा 2A होगा क्या, तो हाइड्रोजन है 2A। ठीक है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है 2B। ओके, आप लिख लो इसे। इसी तरीके से आप मुझे बताओ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, तो 2C, और ऑक्सीजन कितना है देखो यहां
तो C इंटू 1 तो ये C ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ये बॉक्स कंप्लीट कर लेना है। बॉक्स कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है ये देखो। बैलेंसिंग में टारगेट आपका क्या होता है, सारे एटम्स को इक्वेट ही तो करना आपका टारगेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चाहते हो हाइड्रोजन की यहां जितनी एटम्स हैं और यहां जितनी एटम्स हैं वो इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब 2a इज इक्वल टू 2c आप करना चाहते हो, तो आपको यही लिखना है 2a इज इक्वल टू 2c। एज वेल एज आप ये भी करना चाहते हो 2b इज इक्वल टू c, 2b इज इक्वल टू c। आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों इक्वेशन को आप केयरफुली ऑब्जर्व करो और देखो इसमें वेरिएबल क्या क्या है। यहां सिर्फ तीन ही वेरिएबल है, a, b और c। तो a, b और c में से किसी एक को आप पिक कर लो और बेहतर होगा अगर उसे पिक करोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी ज्यादा से मतलब है जो ज्यादा टाइम अपीयर आपको हो रहा है। तो आप देख सकते हो a सिर्फ एक बार, b सिर्फ एक बार, c लेकिन दो बार हो रहा है ना। तो आप c को लेट करो और लेट क्या करना है, आप लेट कर लो c का वैल्यू 1। ये लेट कर लो c इज इक्वल टू 1 और c का जो वैल्यू आपने 1 लेट किया आपको यहां रख देना है। जैसे ही c 1 होगा तो देखो इन दोनों से आपको क्या मिलेगा। चलो मैं इस कलर से बना देता हूं। तो इससे आपको क्या मिलेगा, आपने c का वैल्यू 1 लिया ना, तो यहां देखो क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 1/2। एम आई राइट? ये किससे मिला, इससे मिला। देखो ना c का वैल्यू 1 तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। और इससे क्या मिलेगा देखो तो 2a इज इक्वल टू c का वैल्यू 1 तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। राइट, बस काम हो गया। यानी कि a के बदले आपको लिखना है 1। चलिए मैं यहां लिख करके दिखा देता हूं, ठीक है। उसको मैं लिखता हूं H2 प्लस O2 गिव्स H2O। राइट, देखो a का वैल्यू कितना है 1, आपको यहां 1 लिखना है एंड एज यू नो 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। अब b का वैल्यू क्या है देखो, हाफ है तो यहां हाफ लिख लो। अब बताओ c का वैल्यू क्या है 1, तो आप यहां 1 लिख दो। चलो लिख ही देता हूं। अब ऐसा करने के बाद ऑब्वियसली नीचे जो ये हाफ है ये आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, इस पूरे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, एक ऐसे नंबर से सो दैट कि नीचे जो कुछ भी है वो हट जाए। तो ऑब्वियसली 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे और स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आप इस तरफ देख लो। आप देख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2 और ये आपको देगा 2H2O। एम आई राइट? तो इस तरीके से देखो ये बैलेंस्ड हो गया। नो डाउट यहां दो तरह के लोग होंगे, किसी को ये लग रहा होगा कि इसे इतनी आसानी से बनाई जा सकती थी, फिर क्या इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस बनाना सही होगा। तो बिल्कुल ये आप पे है, आप इसे कैसे देखते हो। इसलिए तो मैंने पहले ही बताया कि आप डायरेक्टली बनाओ, डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाओ। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, आपका आईक्यू इंक्रीज होगा, आप काफी कम समय पे काफी इजीली बना पाओगे और इस मेथड को एज अ लाइफ लाइन ही आपको अपने पॉकेट में रखना है, ठीक है। हालांकि अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो तो आप इसे थोड़ा सा जल्दी ही बना सकते हो, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट फिर भी इंस्टेंटली देख करके आप जितनी जल्दी बना पाओगे इस मेथड से तो उतनी आसानी से आप नहीं बना पाओगे। बट लाइफलाइन का मतलब ही तो यही होता है कि जब हमारे कॉमन मेथड से नहीं बन रहे हो तो हम लाइफलाइन को यूज कर लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी लंबी क्वेश्चन में लेता हूं। तो किस क्वेश्चन को लेना ठीक होगा, चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन पहले आपके सामने मैं लिख दूं, Ki प्लस H2O2 और प्रोडक्ट में क्या है देखो KOH प्लस I2। एक बार मैच कर लेते हैं क्वेश्चन को, Ki H2O2 KOH और ये है I2। चलो अब इसको कैसे बनाओगे ये मैं समझाता हूं। सबसे पहले आपको एज यूजुअल जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ऐसा एक बॉक्स बना लोगे। यहां सारे एलिमेंट्स का नाम लिखोगे जो भी यहां इन्वॉल्व है, और क्या क्या इन्वॉल्व है ये देखो, K है, पोटेशियम है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आफ्टर दैट यहां आप लिखोगे रिएक्टेंट और यहां लिखोगे प्रोडक्ट। बॉक्स को आप कंप्लीट कर लो। इसके बाद केयरफुली देखना यह है कि रिएक्टेंट में पोटेशियम की टोटल कितने एटम्स हैं। इससे पहले एज यू नो आपको क्या लिखना है, एज पर द रूल यहां आपको A लिखना होगा, यहां B, यहां C और यहां आप लिख लोगे D।
ऐसा लिखने के बाद अब आप देख सकते हो रिएक्टेंट में पोटेशियम जो है टोटल A है, आयोडीन कितना है देखो तो A इंटू 1, ये भी A ही होगा। हाइड्रोजन कितना है ये देख लो 2B, राइट, और ऑक्सीजन भी 2B ही होगा। गुड। अब आ जाओ प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में पोटेशियम कितने हैं देखो C1 जा C ही होगा। आयोडीन कितना हो जाएगा 2D, आप ये देख सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि कैसे ये करते हैं, तो 2D। आफ्टर दैट हाइड्रोजन कितना हो जाएगा ये देखो C इंटू 1, तो ये C ही हो जाएगा। एज वेल एज ऑक्सीजन कितना हो जाएगा C इंटू 1, यानी कि C ही होगा। करेक्ट है। इसके बाद सिंपली क्योंकि आप सारे एटम्स को इक्वेट करना चाहते हो, हर एक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम को आप इक्वल बनाना चाहते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो इसके लिए ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे, इन दोनों को और इन दोनों को इक्वेट करोगे। तो चलिए ये काम कर लेते हैं। मैंने लिखा A इज इक्वल टू C, सेकंड के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा A इज इक्वल टू 2D, थर्ड के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा 2B इज इक्वल टू C, और फोर्थ भी सेम ही है तो नहीं लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो ऐसे तीन से ही काम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। ओके, अब आपको ये ऑब्जर्व करना है इन तीनों में या इन चारों में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो आप देख सकते हो C की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इन ये C जो है इसमें इसमें और इसमें है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है आमतौर पे उसे हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप फ्रीक्वेंसी जिसका मान लो यहाँ B है तो B 2 ही बार है, तो इसे भी आप कंसीडर कर सकते हो, ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो बट कोशिश करना जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसे आप 1 कंसीडर कर लो। अब जैसे ही आपने C को 1 कंसीडर किया तो चलो C का वैल्यू तो नोन हो गया 1, और अल्टीमेटली ये आपको A का वैल्यू कितना देगा, इसको देखो ना, C का वैल्यू 1 तो A का वैल्यू भी 1 होगा। तो चलिए अब आपके पास C का वैल्यू भी है, इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये B का वैल्यू क्या देगा 1/2, क्योंकि C तो 1 है ना, तो B क्या हो जाएगा 1/2, तो ये आपको दिया B का वैल्यू 1/2। ठीक, और अब आप D का वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो D के लिए यहां आ जाओ, तो D का वैल्यू इससे देखो क्या मिलेगा आपको, A का वैल्यू 1 है तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, तो आप 1/2 लिख लो, राइट। तो इस तरीके से अब आपके सामने है A B C D, इन सारे वैल्यूज को आप यहां कॉपी डाउन कर लो। देखो मैं यहां लिख देता हूं ठीक से KiH2O2, और ये आपको देगा KOH प्लस I2। ठीक है, आप क्या करोगे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। A का वैल्यू 1 तो चलो आप वहां 1 लिख दो, B का वैल्यू कितना है हाफ, तो आप यहां लिखोगे हाफ, C का वैल्यू कितना है 1 तो आप यहां लिख लो 1, और D का वैल्यू हाफ। और अगर आपको ये इक्वेशन पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि नीचे जो फ्रैक्शन है वो हट जाए। तो ऑब्वियसली आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई आप कर रहे हो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही फाइनल स्टेटमेंट आपके सामने होगा 2Ki प्लस H2O2, और ये आपको देगा 2KOH प्लस I2। थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, बताओ मुझे K रिएक्टेंट में कितना है 2, और इस तरफ भी 2, चलो K बैलेंस्ड है। I के बारे में क्या ख्याल है, देखो 2 और इस तरफ भी 2, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में 2 और यहां देखो 2, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में 2 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 2, ये भी 2, चलो ये भी ठीक है। तो इस तरीके से अब ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपने एक इक्वेशन को बैलेंस किया और यहां आपने यूज किया ABCD मेथड, एक तरह का एक ये ट्रिक था जिसको आपने यूज किया इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बट मैं ये बार बार बोल रहा हूं, अपने IQ को इंक्रीज करने के लिए और अपने टाइम को सेव करने के लिए आप ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली हिट एंड ट्राई मेथड से बनाओ। और जो तरीका मैंने बताया कि सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिया है वो यानी कि उन 30 क्वेश्चंस को आप जेरोक्स कर लेना और फिर उसे बार बार बनाना। थोड़े ही दिन में आप इतने ज्यादा हैबिचुएटेड हो जाओगे कि इक्वेशन को देखते ही आप उसे इजीली बैलेंस कर पाओगे, राइट। तो चलिए ट्रिक यूज करके एक और आखिरी क्वेश्चन बनाते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन होगा और ये है क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं पहले डिस्कस भी कर रहा था। थोड़ा ये लेंदी है और काफी इंटरेस्टिंग भी होगा आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन मैंने लिख रखा है और ये है क्वेश्चन नंबर 10 इस असाइनमेंट के हिसाब से। तो इसे मैं हटाता हूं और चलिए सॉल्व करते हैं कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट मेथड। तो एज पर द मेथड एज यू नो, सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे A B C D
ई एफ। ठीक है, अब देख सकते हो इस बार ए बी सी डी ई एफ है। नाउ एज पर द रूल आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। तो चलिए मैं बॉक्स यहां बनाता हूं आपके लिए। ये होगा एलिमेंट्स का नाम मैं लिखूंगा यहां। आफ्टर दैट ये रिएक्टेंट के लिए और ये होगा प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, एलिमेंट्स हमारे सामने क्या क्या है, पोटेशियम है तो मैं के लिख लेता हूं, Mn है, O है, H है और Cl है। आपको ऐसे ही लिख लेना है। आफ्टर दैट अब देखो रिएक्टेंट में कितने कितने नंबर वाइज ये है। तो के पोटेशियम के लिए टोटल कितने हैं, देखो रिएक्टेंट में सिर्फ ए, तो चलो आप ए ही लिख लो। Mn के लिए आप देखो कितना है, ए है ना, तो इसके लिए भी आप ए लिख लो, राइट। O के लिए कितना है, देखो पूरे रिएक्टेंट में 4A, तो 4A हो जाएगा ये। हाइड्रोजन के लिए कितना है देखो टोटल, तो ये सिर्फ B होगा और उसी तरीके से क्लोरीन के लिए B होगा, राइट। सेम यही चीज आपको करना है प्रोडक्ट के लिए। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट है, तो थोड़ा सा केयरफुली आपको लिखना होगा। और आप देख सकते हो के कितना है देखो, तो टोटल सिर्फ और सिर्फ यहां है, तो ये हो जाएगा C। उसी तरीके से ए कितना है, अब देखो सॉरी ए नहीं, Mn कितना है, तो Mn आप देख सकते हो सिर्फ यहां है, तो ये हो जाएगा D। ओके, ऑक्सीजन कितना है देखो, तो ऑक्सीजन सिर्फ यहां है और ये क्या है, E है, तो E इंटू 1, तो E ही हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है देखो, तो हाइड्रोजन 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 सिर्फ यहां है, तो 2E हो जाएगा, राइट। और क्लोरीन कितना है देखो, क्लोरीन में जरा ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन यहां भी है और यहां भी है और यहां भी है, ये तीनों जगह आपको क्लोरीन मिल रहा है। तो क्लोरीन का लिखना थोड़ा सा ये टेक्निकल है, तो देखो यहां कितना है, C है, तो आपने C लिखा, प्लस यहां कितना है 2 इंटू डी, तो आपको लिखना पड़ेगा 2D। और यहां आप देख सकते हो 2F, तो आपको 2F भी लिखना होगा। इस तरीके से आपने बॉक्स को कंप्लीट किया। ठीक है, जब आप और ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस को बनाओगे तो देख रहे हो ना ये कितने लंबे लंबे आए, वैसे ही ये भी ऐसे ही लंबे आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, तो वहां सिंप्लीफिकेशन ये कहीं ज्यादा टफ हो जाएगा। फिर आपको उस वक्त फिर से एहसास होगा कि अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिस किए होते तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता। एनी हाउ, अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था, आप इक्वेट करोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आप देख सकते हो इसलिए आपको वहां से ये स्टेटमेंट मिलता है A इज इक्वल टू C। इससे आपको क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू D, और इससे मिल जाएगा E इज इक्वल टू 4A या फिर 4A इज इक्वल टू E, राइट। इससे क्या मिल रहा है आपको देखो, B इज इक्वल टू 2E, तो आप लिख लो B इज इक्वल टू 2E। और आखिरी से स्टेटमेंट मिल रहा है आपको B इज इक्वल टू C प्लस 2D प्लस 2F, राइट। इसमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है आप देख लो, A यहां है और यहां भी है। ओके, तो चलिए ज्यादा बिना सोचे हम A को ही 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो आप ऐसे लिखो, लेट A इज इक्वल टू 1। जैसे ही आप A को 1 कंसीडर करोगे आप देखोगे A तो 1 हो ही गया है, एट द सेम टाइम C का वैल्यू भी आपको 1 मिल जाएगा, राइट। यहां से देख सकते हो ना C की वैल्यू 1। तो चलिए मैं इसे बॉक्स में इनक्लोज कर देता हूं। और जब इसे देखोगे तो D का वैल्यू भी 1 है, और जब आप इसको देखोगे तो आप देख सकते हो क्योंकि A का वैल्यू 1 है तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो देखो E का वैल्यू भी आपके सामने आ गया 4। इस तरीके से अब आपके सामने A B का वैल्यू नहीं है बट C D E है। अब आप चाहते हो B और F का वैल्यू आपको मिल जाए, तो क्या लगता है आपको, इससे आप B का वैल्यू अचीव कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। देखो ना E का वैल्यू कितना है, 4 है, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 2 8। तो इस तरीके से आपने B का वैल्यू भी फाइंड किया, राइट। अब आप फाइंड करना चाहते हो F का वैल्यू, तो F फाइंड करने के लिए आपको इसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे वैल्यूज को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये जो वैल्यूज आपने निकाला है इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो इन वैल्यूज को, तो आपको F का वैल्यू मिल जाएगा। देखो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, बताओ मुझे B की वैल्यू कितनी है, तो B की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू C की वैल्यू 1 और 2 के बदले मैं लिखूंगा 2 और D की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2 ही लिखना होगा प्लस 2F, एम आई राइट। ओके, अब देखो ये 3 हो जाएगा और 3 जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, 5 इज इक्वल टू 2F
और 2 से डिवाइड दोगे तो यू नो f का वैल्यू मिल जाएगा 5/2। अब आपके सामने a b c d e f ये सारे वैल्यूज आपके सामने हैं। ऑलमोस्ट आपका काम हो गया है। अब आपको करना क्या है, इस स्टेटमेंट को एक बार लिख लेना है और a b c d की जो वैल्यूज हैं उसे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। चलिए मैं लिख के शो कर दूं क्या? चलिए थोड़ा सा समय लगेगा बट मैं लिख देता हूं। KMnO4 प्लस HCl ये आपको देगा KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। क्या किया आपने? आप A का वैल्यू पुट करोगे 1 और B की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको? देखो 8 है ना, तो 8 कर लो। C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 1, E की वैल्यू 4 और F की वैल्यू 5/2। बट आप देख सकते हो ये नीचे 2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए आप पूरे स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से कर दो, सो दैट कि ये 2 हट जाए। और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस चीज को आप देखो। मैं चलो यहां लिख देता हूं, दोबारा लिखूंगा तो बिना मतलब का समय लॉस होगा। तो ये देखो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एज यूजुअल कॉपी डाउन होगा। ये प्लस ये कितना हो जाएगा 16, ये एज यूजुअल रहेगा। ये मैंने एरो को लिखा, ये कितना हो जाएगा बताओ? 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली 2 हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 2 हो जाएगा। ये प्लस मैंने लिखा, ये कितना हो जाएगा? 4 2 8 हो जाएगा और ये प्लस और ये सिर्फ 5 के साथ Cl2। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपने इस ट्रिक को यूज करके या फिर ABCD मेथड को यूज करके इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया। मैंने कहा था कि इससे पहले वाला लास्ट क्वेश्चन है, बट मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड कम था और मुझे लगा कि मुझे एक और क्वेश्चन बताना चाहिए। तो चलिए यह है क्वेश्चन नंबर 24 और ये मैं आपको समझाता हूं। मैंने इसे स्क्रीन में बना लिया है और बस इसी के हेल्प से समझा देता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट तो आप सब कुछ जानते ही हो और ये थोड़ा सा नया है, बस इसलिए मैंने यहां बना के रखा है। तो आप देखो क्या है, इक्वेशन तो आप देख रहे हो, ये जो व्हाइट कलर से है ये इक्वेशन है। मैंने ये ब्लू कलर से ABCDE लिख लिया। आफ्टर दैट ये एलिमेंट्स के लिए है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। मैंने देखो सारे एलिमेंट्स को एज यूजुअल जो भी था मैंने लिख लिया। आफ्टर दैट आप देखो मैंने क्या किया यहाँ, आप देख सकते हो A इज इक्वल टू C, 2B इज इक्वल टू 3C प्लस 2E, B इज इक्वल टू D एंड दिस इज इक्वल टू दिस। मैंने नाम दिया E 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते जाओ जल्दी जल्दी। फिर इसके बाद यहां मैंने लिखा लेट, मैंने किया B को 1, मैंने देखा B 1 2 3 ये तीनों जगह है, इसलिए B को 1 लिया। अब B को 1 लिया तो इसके हिसाब से D भी 1 हो जाएगा, तो ये देखो मैंने D को 1 लिखा। एम आई राइट? अब इक्वेशन 2 का हेल्प लेते हैं। देखो ये 2 है, इक्वेशन 2 का हेल्प ले करके मैंने क्या लिखा, देखो 2E प्लस 3C, 2E प्लस 3C मैंने लिखा यहाँ, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ना, B का वैल्यू 1 है तो ये 2 हो जाएगा। चलिए इसको मैंने सेव करके रख लिया। अब मैं इक्वेशन 4 का हेल्प लेता हूँ। 4 के हेल्प से क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा 4C, देखो 4C मैंने लिखा, ठीक है। ये 2D, ये 2D मैंने लिखा, E और ये देखो जस्ट मैंने कॉपी डाउन किया। आफ्टर दैट D और B का वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दिया, D और B का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया। आफ्टर सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे क्या मिला, देखो तो जो भी मिला आप अपने सामने देख रहे हो, अल्टीमेटली मुझे ये मिला, राइट। इसका मैंने नाम दे दिया 5। इसके बाद मैंने देखो एरो शो किया है, मैं यहां आ गया। यहां मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लिखा। इसको तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 2E प्लस 3C इज इक्वल टू 2, बट इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करके मैं यहां लिखा हूं। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, आप देख लो यहाँ 2E, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8C और इसे करूंगा तो 4 हो जाएगा। आफ्टर दैट दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये मैंने क्या काम किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10 के सिलेबस में आपने पढ़ा होगा। तो बस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही मैंने इसे सॉल्व किया। तो ये नया था, जो पिछले 3 क्वेश्चंस मैंने बताए उसमें ये चीज नहीं करना पड़ा था, इसलिए ये थोड़ा नया हो गया, राइट। इसके हेल्प से मैंने C का वैल्यू निकाला और आफ्टर दैट E का मैंने वैल्यू निकाला। और अब हमारे पास था A B C D E, सारे वैल्यूज थे। देखो एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। इस तरीके से हमारे पास A B C D और E का वैल्यू भी होगा। तो E का वैल्यू नहीं था तो देखो मैं यहां E का वैल्यू मैंने निकाल रखा है। इसके हेल्प से देखो मैंने 5 लिखा ना, इसके हेल्प से मैंने E का वैल्यू निकाल लिया।
सारे वैल्यूज को निकालने के बाद मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो ये है ABCDE, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया हूं बताओ, तो इसे मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये जो कुछ भी है ये अल्टीमेटली एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें नया क्या था, बस मैं थोड़ा जल्दबाजी में इसे बता रहा हूं, नया ये चीज था। ठीक है, उसी तरीके से इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 30 आप डेफिनेटली बना करके देखना। मैं कुछ बताना नहीं चाहता, आप खुद बना करके देखो, सो दैट कि आप खुद समझ पाओ इसमें क्या सही है क्या गलत है। और उसी चीज को बेहतर समझाने के लिए मैंने इस चीज को बता दिया, सो दैट कि उस चीज को आप खुद से ही बेहतर तरीके से समझ पाओ। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बट वीडियो एंड होने से पहले इस असाइनमेंट का HD क्वालिटी अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। वीडियो पॉज करके आप आराम से कॉपी डाउन इसे कर सकते हो। थैंक यू।